अगर भेष बदलने की कोई रैंकिंग होती तो यह आदमी उसमें जरूर सबसे ऊपर होता। अपने हाथों पर रंग लगाकर वह उन्हें पेड़ के तने जैसा बना लेता है, यहाँ तक कि पत्थरों की दरारों में भी छिप सकता है। यह सब वह हंगर गेम में हिस्सा लेने के लिए कर रहा है। सभी खिलाड़ी शुरुआत की जगह पर तैयार खड़े हैं और मैदान के बीचों बीच ढेर सारे सामान और हथियार रखे हुए हैं। अरबों दर्शक इस पूरे खेल को लाइव देख रहे हैं। आने वाले 10 दिन या तो तुम बचोगे या फिर सामने वाला। जैसे ही गिनती खत्म होती है, सभी खिलाड़ी मैदान के बीच की ओर दौड़ पड़ते हैं। श्याओ मेई अभी आधी दूरी ही तय कर पाती है कि देखती है कुछ खिलाड़ियों ने हथियार उठा लिए हैं और वे पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगे हैं। वह जल्दी से एक बैग उठाती है और जंगल की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह जंगल में घुसती है, उसकी टक्कर एक और खिलाड़ी से हो जाती है। अच्छी बात यह रहती है कि दोनों लड़ना नहीं चाहते, इसलिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। जब वह थोड़ी सुरक्षित जगह पर पहुंचती है तो बैग खोलकर देखती है उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ साधारण जंगल में काम आने वाला सामान है और एक छोटा सा चाकू। तभी आसमान में अचानक टोप की आवाज गूंजती है। हर एक आवाज का मतलब होता है एक खिलाड़ी की मौत। गिनती चलती रहती है और कुल 12 बार आवाज आने के बाद रुकती है। पहले ही दिन आधे खिलाड़ी मर चुके हैं। अब आगे की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। श्याओ मेई जितना हो सके दूसरों से बचकर रहती है। अपने जंगल में जीने के हुनर का इस्तेमाल करते हुए वह आसपास जाल बिछाना शुरू करती है। भूख लगती है तो वह जंगली खरगोश पकड़कर खाती है, प्यास लगती है तो नदी का पानी पीती है और जब नींद आती है तो खुद को पेड़ से बांधकर सो जाती है। यह जगह भले ही घना जंगल हो, लेकिन यहाँ हर तरफ छिपे हुए कैमरे लगे हैं। हर खिलाड़ी की हर हरकत दुनिया भर में लाइव दिखाई जा रही है। अचानक एक चीख की आवाज से श्याओ मेई की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ खिलाड़ियों ने आपस में मिलकर एक समूह बना लिया है और उनका निशाना है सबसे ज्यादा अंक वाली खिलाड़ी, यानी खुद श्याओ मेई। यहाँ तक कि पीट नाम का खिलाड़ी भी उनके साथ जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। श्याओ मेई मैदान के किनारे की ओर भागने लगती है, लेकिन खेल के डिजाइनर उसे आसानी से बचने नहीं देना चाहते। दर्शक क्या देखना चाहते हैं? खून खराबा। इसलिए डिजाइनर उसके पीछे आग लगा देते हैं। अब श्याओ मेई के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। उसके पीछे पीछे आग के गोले भी उसका पीछा कर रहे हैं। डिजाइनर पूरे मैदान को नियंत्रित कर सकते हैं, पेड़ों तक को हिला सकते हैं, जिससे उसका रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। आखिरकार श्याओ मेई को नदी में कूदना पड़ता है, लेकिन तभी उसे वह गठबंधन वाला समूह देख लेता है। वे ऐसे उसके पीछे पड़ जाते हैं जैसे भूखे भेड़िए किसी खरगोश के पीछे। भागते भागते श्याओ मेई के पैर में चोट लग जाती है और वह मजबूर होकर एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाती है। अच्छी बात यह होती है कि नीचे खड़े लोग पेड़ पर चढ़ नहीं सकते और उनके तीर भी ठीक से निशाने पर नहीं लगते। उनमें से एक कहता है कि पेड़ के नीचे पहरा देते हैं। उसी समय बाहर बैठा उसका गुरु लोगों से मदद मांगकर उसके लिए वोट इकट्ठा करता है और तभी आसमान से एक मदद का सामान सीधे श्याओ मेई के पास गिरता है। यह एक खास दवा होती है जो घाव को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। अगले ही दिन उसका घाव पूरी तरह भर जाता है। तभी सबसे छोटी उम्र की लड़की यूनश्यांग पेड़ के ऊपर दिखाई देती है। वह श्याओ मेई को बताती है कि पास में एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसका इस्तेमाल करके वह यहाँ से निकल सकती है। श्याओ मेई दर्द सहते हुए जहरीली मधुमक्खियों के डंक झेलते हुए अपने चाकू से धीरे धीरे उस डाल को काटती है जिस पर छत्ता लटका है। जैसे ही छत्ता नीचे गिरता है, उसमें से खतरनाक और बदली हुई जहरीली मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। नीचे खड़े सभी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। जो सबसे धीमी थी वह सुनहरे बालों वाली लड़की मधुमक्खियों से घिर जाती है और जब श्याओ मेई नीचे आती है तो उसका हाल पहचान में भी नहीं आता। श्याओ मेई वहां से एक धनुष और तीर उठा लेती है और जाने लगती है, लेकिन मधुमक्खियों का जहर असर दिखाने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तब तक 2 दिन बीत चुके होते हैं। उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगी होती हैं और उसके हथियार भी पास में रखे होते हैं। यूनश्यांग ने उसकी जान बचाई होती है। दोनों मिलकर पेट भर खाना खाती हैं और फिर फैसला करती हैं कि वे साथ मिलकर सामान के भंडार से चीजें चुराएंगी। यूनश्यांग एक तरफ आग जलाकर सबका ध्यान भटकाती है, जिससे वहां सिर्फ एक ही आदमी पहरा देने के लिए बचता है। श्याओ मेई को लगता है कि यही सही मौका है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली होती है कोई और उससे पहले ही वहां पहुंच जाता है। एक लड़की बहुत तेजी से आकर सारा सामान चुरा लेती है। तभी श्याओ मेई को समझ आता है कि उस जगह के चारों ओर बम लगे हुए हैं, लेकिन उस लड़की ने पहरेदारों का ध्यान हटा दिया होता है, जिससे श्याओ मेई को एक मौका मिल जाता है। ध्यान से देखने के बाद वह फैसला करती है कि बैग में रखे सेब पर तीर चलाकर बम फोड़ा जाए,
लेकिन बम की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। धमाके में सारा सामान भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जब बाकी खिलाड़ी वापस आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वे गुस्से में पहरेदार की गर्दन ही तोड़ देते हैं। यहाँ कोई सच्ची दोस्ती नहीं होती, यह गठबंधन भी सिर्फ ताकतवर लोगों का खेल होता है। श्याओ मई तुरंत जंगल की ओर भागती है युनश्यांग को ढूंढने के लिए। उसे पता चलता है कि युनश्यांग एक जाल में फंस गई है। वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने दौड़ पड़ती है। तभी सामने से एक भाला उसकी ओर आता है। श्याओ मई तुरंत बचती है और पलटकर दुश्मन पर वार कर देती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि युनश्यांग को भाला लग चुका है। इस बेरहम सच्चाई के सामने श्याओ मई कुछ नहीं कर पाती। वह बस युनश्यांग को संभालते हुए धीरे धीरे शांत होने देती है और वह हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। वह इस इंसानियत को खत्म कर देने वाले खेल से बेहद नफरत करती है। गुस्से में चीख चीख कर अपना विरोध जताती है और फिर कैमरे के सामने अपने विश्वास का एक खास इशारा करती है। उसके इस कदम से 12वें जिले के आम लोग गहराई से प्रभावित होते हैं। वे भी अपने अपने तरीके से गुस्सा जताने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख शासक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नया नियम लागू करते हैं। अब एक ही जिले के 2 खिलाड़ी साथ में जीत सकते हैं। श्याओ मई तुरंत उनकी चाल समझ जाती है और नदी के किनारे किनारे चलते हुए पीठ को ढूंढने लगती है। अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वह घबरा जाती है लेकिन पता चलता है कि वह पीठ है जिसने खुद को एक पत्थर की तरह छिपा रखा था। श्याओ मई उसका इलाज करती है और उसे सहारा देकर एक छुपी हुई गुफा में ले जाती है। फिर वह उसे हल्के से चूमती भी है। असल में वह ऐसा इसलिए करती है ताकि दोनों को एक प्रेमी जोड़े की तरह दिखाया जा सके और बाहर बैठे लोग उन पर तरस खाएं और मदद भेजें। ज्यादा समय नहीं बीतता और सच में उनके पास मदद पहुंच जाती है। श्याओ मई पूरी लगन से घायल पीठ की देखभाल करती है, लेकिन इसी बीच पीठ अपने दिल की बात कह देता है। वह बताता है कि वह हमेशा से श्याओ मई से प्यार करता है। यह सुनकर श्याओ मई थोड़ा असहज हो जाती है क्योंकि उसका एक प्रेमी पहले से घर पर उसका इंतजार कर रहा है। रात होते ही आसमान में एक घोषणा होती है। मैदान के बीचों बीच ढेर सारा सामान गिराया गया है। पीठ का इलाज जल्दी करने के लिए श्याओ मई अकेले ही वहां जाने का फैसला करती है। 5वें जिले की तेज दौड़ने वाली लड़की फिर से अपनी फुर्ती दिखाकर एक बैग ले जाती है। श्याओ मई आसपास देखती है, कोई नहीं दिखता तो वह भी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह सामान उठाती है अचानक एक लड़की उस पर हमला कर देती है। उसके माथे पर चोट लगती है। श्याओ मई तुरंत पलटकर हमला करती है लेकिन सामने वाली लड़की बहुत फुर्तीली होती है और बच निकलती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह लड़की भारी पड़ने लगती है और अपनी छुरी श्याओ मई के गले पर रख देती है। वह घमंड से बताने लगती है कि उसने कितने लोगों को मारा है। तभी अचानक युनश्यांग के जिले की एक लड़की वहां आ जाती है और बिना समय गंवाए उस हमलावर लड़की की गर्दन तोड़ देती है। वह श्याओ मई को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसने कभी युनश्यांग की मदद की थी। श्याओ मई दवा लेकर गुफा में वापस आती है। दोनों एक दूसरे के घावों पर दवा लगाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता और गहरा होने लगता है। यहाँ तक कि इस खेल को चलाने वाले लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। अगले दिन दोनों अलग अलग खाना ढूंढने निकलते हैं। तभी अचानक आसमान में फिर से टोप की आवाज गूंजती है। श्याओ मई घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद पीठ के साथ कुछ हो गया। वह तुरंत उसे ढूंढने निकलती है लेकिन वहां जाकर देखती है कि पीठ कुछ जहरीले फल तोड़ रहा है और जो मरा है वह वही तेज दौड़ने वाली लड़की है जिसने गलती से वह फल खा लिया था। अब खेल को और रोमांचक बनाने के लिए डिजाइनर जंगल में एक खतरनाक जानवर छोड़ देते हैं। श्याओ मई तुरंत तीर चलाकर उसे कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। दोनों फिर से भागने लगते हैं लेकिन डिजाइनर को यह भी कम लगता है। वे एक नहीं बल्कि 2 और खतरनाक जानवर छोड़ देते हैं। जान बचाते हुए दोनों भागते भागते मैदान के बीच पहुंचते हैं और सामान वाले घर पर चढ़कर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां पहले से छिपा एक आदमी उन पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद वह आदमी पीठ को पकड़कर अपने सामने ढाल बना लेता है। श्याओ मई तीर चलाने के लिए निशाना लगाती है लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि अगर तीर गलत लगा तो पीठ भी मर सकता है। तभी पीठ उसे एक इशारा करता है। श्याओ मई समझ जाती है। वह तुरंत तीर चलाती है और उस आदमी के हाथ पर मारती है। पीठ मौका पाकर उसे धक्का देता है और वह आदमी सीधे नीचे गिरकर उन जानवरों का शिकार बन जाता है। अब पूरे मैदान में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, श्याओ मई और पीठ। तभी आसमान चमकता है लेकिन अचानक राष्ट्रपति अपना फैसला बदल देता है। वह कहता है अब एक साथ जीतने का नियम खत्म कर दिया गया है। मतलब साफ है, अब इन दोनों को एक दूसरे को मारना होगा। दोनों समझ जाते हैं कि वे अमीर लोगों के खेल का हिस्सा बन चुके हैं। वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तभी श्याओ मई एक फैसला लेती है। दोनों जहरीले फल खाकर अपनी जान
दे देंगे। वे अपनी मौत के जरिए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने वाले होते हैं, डिजाइनर तुरंत खेल रोक देता है। पहली बार 2 विजेता घोषित होते हैं, लेकिन अपनी गलती की वजह से वही डिजाइनर शासकों के हाथों मार दिया जाता है। श्याओ मेई ने अकेले ही इस खेल के नियम बदल दिए, लेकिन उसे नहीं पता कि शासक अब भी एक और बड़ा खेल खेल रहे हैं। खेल खत्म होने के बाद श्याओ मेई और पीट को ढेर सारी दौलत मिलती है और वे एक बड़े आलीशान घर में रहने लगते हैं। एक दिन जब श्याओ मेई घर लौटती है तो देखती है कि राष्ट्रपति पहले से उसका इंतजार कर रहा है। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए वह उन्हें आदेश देता है कि आने वाले देश भर के दौरे में उन्हें राजधानी के सामने धन्यवाद और आज्ञा पालन दिखाना होगा, वरना उनके अपने प्रिय लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इस खुले खतरे के सामने श्याओ मेई मजबूरी में झुक जाती है। दोनों सबसे पहले 11वें जिले में पहुंचते हैं। यही वह जगह है जहां युन श्यांग बड़ी हुई थी। उसे याद आता है कैसे युन श्यांग ने उसकी मदद की थी। श्याओ मेई मंच पर पहुंचती है, लेकिन लिखी हुई बात पढ़ने के बजाय वह अपने दिल की सच्ची बात कह देती है। उसकी सच्चाई लोगों के दिल को छू जाती है। भीड़ में खड़े लोग अपने विश्वास का वही इशारा करने लगते हैं, लेकिन तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और उस आंदोलन की शुरुआत करने वाले एक बुजुर्ग को वहीं मार देते हैं। अब हालात और खतरनाक हो जाते हैं। मासूम लोगों की जान बचाने के लिए श्याओ मेई आगे के भाषणों में वही बोलती है जो उसे कहा जाता है, लेकिन कुछ नौजवान समझ जाते हैं कि यह सच नहीं है। फिर भी वे वही विश्वास का इशारा करते हैं और उनका अंजाम क्या होता है यह सोचकर ही डर लगता है। समय के साथ साथ लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की अपनी पोती भी श्याओ मेई की तरह बाल बनाना शुरू कर देती है। अब मॉकिंगजे सिर्फ एक नाम नहीं रहा, यह एक विश्वास बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति और ज्यादा सख्ती करने लगता है। 12वें जिले के काले बाजार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है और श्याओ मेई के बचपन के दोस्त और प्रेमी को पकड़कर उस पर बेरहमी से अत्याचार किया जाता है। राष्ट्रपति के मन में एक ही बात है, किसी भी तरह श्याओ मेई को खत्म करना, लेकिन वह उसे सीधे मार नहीं सकता क्योंकि वह अब पूरे देश की उम्मीद बन चुकी है। तभी एक गेम डिजाइनर उसके पास आता है और कहता है वह खेल के अंदर ही श्याओ मेई को कानूनी तरीके से खत्म कर सकता है। हंगर गेम हर 25 साल में एक खास प्रतियोगिता होती है जिसे विशेष संस्करण कहा जाता है और इस बार 75वां हंगर गेम होने वाला है, यानी तीसरा विशेष संस्करण। इस बार नियम बदल दिए जाते हैं। अब युवा लड़के लड़कियों को नहीं चुना जाएगा, बल्कि पिछले सभी विजेताओं में से खिलाड़ियों को लाया जाएगा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि 12वें जिले में सिर्फ 3 ही विजेता हैं, श्याओ मेई, पीट और उनका गुरु। महिला खिलाड़ी के रूप में चुनी जाती है श्याओ मेई और पुरुष खिलाड़ी के लिए नाम निकलता है उनके गुरु का, लेकिन तभी पीट खुद आगे आकर कहता है कि वह जाएगा। इस तरह दोनों एक बार फिर इस मौत के खेल में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपने परिवार से ठीक से विदा लेने का भी मौका नहीं मिलता। जब वे राजधानी पहुंचते हैं तो उनके लिए फिर से नए और शानदार कपड़े तैयार किए जाते हैं। उद्घाटन के दिन जब श्याओ मेई और पीट मंच पर आते हैं तो उनके आग जैसे चमकते कपड़े पूरे मैदान को रोशन कर देते हैं। जल्द ही वे एक नए प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि हर कोई पिछले खेलों का विजेता है। यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिंदा रहने के लिए उन्हें साथी ढूंढने होंगे, लेकिन बाकी खिलाड़ी इतने खतरनाक दिखते हैं कि किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। तभी एक पति पत्नी श्याओ मेई का ध्यान खींचते हैं। बात करने पर पता चलता है कि वे दोनों वैज्ञानिक हैं। वे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और श्याओ मेई को सिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पहचाना जाए, जैसे जजों के सामने एक अदृश्य बिजली की दीवार होती है। श्याओ मेई समझ जाती है कि शायद उसकी पिछली हरकतों की वजह से ही अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है, मैग्स। वह सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, लेकिन कभी वह भी इस खेल की विजेता रह चुकी है। अब वह एक युवा खिलाड़ी की जगह खुद आई है। श्याओ मेई उससे मछली पकड़ने का कांटा बनाना सीखती है और बदले में उसे तीरंदाजी सिखाती है। ट्रेनिंग के दौरान श्याओ मेई हर निशाने पर सटीक वार करती है। उसकी फुर्ती और कौशल देखकर कई खिलाड़ी उसे ध्यान से देखने लगते हैं। अब आधे से ज्यादा खिलाड़ी उसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन श्याओ मेई ऐसा नहीं चाहती। वह अपने ही जैसे लोगों को मारना नहीं चाहती। इसलिए वह और पीट फैसला करते हैं कि वे किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। आखिरी परीक्षण का समय आता है। पीट अपनी कला का प्रदर्शन करता है। वह जमीन पर युन श्यांग की तस्वीर बना देता है। यह देखकर श्याओ मेई के अंदर का गुस्सा फिर से जाग उठता है। वह एक नकली इंसान के पुतले को रस्सी से लटकाती है और फिर ऐसा इशारा करती है जिसमें साफ झलकता है उसका विरोध और ताना। उस पुतले के सीने पर साफ साफ पिछले गेम डिजाइनर का नाम लिखा होता है। असल में
श्याओ मेई ही उसकी मौत की वजह बनी थी और अब वह खुलेआम नए डिजाइनर को चुनौती दे रही थी। अगले ही दिन हंगर गेम आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है। सभी खिलाड़ियों के शरीर में एक ट्रैकर लगा दिया जाता है जिससे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। श्याओ मेई अपने कपड़े बनाने वाले दोस्त से भावुक होकर विदा लेती है। उसकी पहचान और जीत में उस दोस्त का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जैसे ही श्याओ मेई अंदर जाती है, कुछ सैनिक अचानक वहां आ जाते हैं और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटने लगते हैं। श्याओ मेई सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती है। उसका दोस्त मार दिया जाता है और वह कुछ भी नहीं कर पाती। आग वाली लड़की को बनाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह राष्ट्रपति की सीधी चेतावनी थी। श्याओ मेई के करीब आने वाला हर इंसान मारा जाएगा। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर उठती है और श्याओ मेई एक नए मैदान में पहुंचती है। मैदान के बीच में फिर से ढेर सारे हथियार और सामान रखे हुए हैं। जैसे ही गिनती खत्म होती है, श्याओ मेई बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाती है। वह पूरी ताकत से तैरती है और सबसे पहले किनारे पर पहुंच जाती है। उसे अपना पसंदीदा हथियार धनुष और तीर मिल जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उसे निक दिखाई देता है। सौभाग्य से वह उनका साथी होता है। निक वह खिलाड़ी है जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में यह खेल जीता था। इतिहास का सबसे कम उम्र का विजेता। दोनों मिलकर पानी में फंसे पीट को बचाते हैं और फिर मैक्स को साथ लेकर जंगल की ओर भागते हैं। अब ये चारों एक अस्थायी समूह बना लेते हैं। सबसे जरूरी काम है पानी का स्रोत ढूंढना। पीट हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे रास्ता बनाता है। पीछे चल रही श्याओ मेई को अचानक कुछ अजीब लगता है। आसपास की रोशनी स्थिर नहीं है। असल में आगे एक खतरनाक बिजली का क्षेत्र होता है। जैसे ही पीठ उस क्षेत्र के संपर्क में आता है, वह गिर जाता है और उसकी सांस रुक जाती है। श्याओ मेई घबरा जाती है, लेकिन निक तुरंत उसे दिल और सांस चलाने की प्रक्रिया देता है। कुछ ही पल में पीठ फिर से होश में आ जाता है। अब सुरक्षित रास्ता ढूंढने के लिए श्याओ मेई एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। वह देखती है कि आसमान में भी कुछ गड़बड़ है, जैसे वहां भी कोई अदृश्य दीवार हो। वह बादलों की तरफ तीर चलाती है और समझ जाती है कि पूरा मैदान एक बंद घेरे में है। यहाँ सब कुछ कृत्रिम है, इसीलिए प्राकृतिक तरीके से पानी ढूंढना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे रात हो जाती है। चारों एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। तभी आसमान में उस दिन मरने वाले खिलाड़ियों की सूची दिखाई जाती है। सिर्फ एक दोपहर में ही 8 लोग मारे जा चुके होते हैं। उसी समय उनके गुरु की तरफ से एक खास सामान भी आता है। यह कोई साधारण चीज नहीं होती, एक ऐसा उपकरण जिसे पेड़ में लगाने पर उसमें से साफ पानी निकलने लगता है। चारों पानी पीकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं। तभी आसमान में 12 बार घंटी बजती है, मतलब आधी रात हो चुकी है। सब लोग आराम करने लगते हैं और श्याओ मेई पहरा देने के लिए जागती रहती है। वह दूर देखती है। कुछ पेड़ों पर बिजली गिर रही है, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। कुछ देर बाद अचानक पीछे से एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। श्याओ मेई उत्सुकता में उसे छू लेती है और तुरंत उसके हाथ में भयानक जलन होने लगती है। उसकी त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। वह तुरंत बाकी सबको जगाती है और वहां से भागने को कहती है, लेकिन वह जहरीली धुंध बहुत तेजी से फैल रही होती है। तीनों बुरी तरह जल चुके होते हैं। मैक्स समझ जाती है कि वह अब सबके लिए बोझ बन रही है। वह एक कठिन फैसला लेती है और खुद ही उस जहरीली धुंध में चली जाती है। बाकी तीनों कुछ कर भी नहीं पाते, बस एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वे गिरते गिरते एक ढलान से नीचे आ जाते हैं। पीछे से धुंध लगातार उनके करीब आ रही होती है। अब उनमें भागने की ताकत भी नहीं बचती। तभी अचानक एक अदृश्य दीवार उस धुंध को रोक देती है। धीरे धीरे वह धुंध गायब हो जाती है। श्याओ मेई पास के पानी की तरफ रेंगती है और पाती है कि यह साफ पानी उनकी जली हुई त्वचा को ठीक कर सकता है। तीनों दर्द सहते हुए अपने घाव ठीक करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पानी पीने की कोशिश करते हैं, वे देखते हैं कि चारों तरफ खतरनाक बंदरों का झुंड उन्हें घेर चुका है। अब हालत यह है, एक गलत कदम और सब खत्म। वे धीरे धीरे पीछे हटकर समुद्र किनारे की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन वे जानवर उन्हें जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं हैं। श्याओ मेई सबसे पहले तीर चलाती है और इंसान बनाम जानवरों की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सामने वाले जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सभी लोग लड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। इसी बीच पीठ एक खतरनाक बंदर के हाथों लगभग फंस जाता है। तभी अचानक पेड़ के खोखले हिस्से से एक छुपा हुआ खिलाड़ी बाहर निकलता है और उस जानलेवा हमले को रोक देता है। सभी लोग मिलकर उस घायल खिलाड़ी को पानी के पास ले आते हैं और तभी बंदरों का झुंड अचानक हमला करना बंद कर देता है। अब सवाल उठता है, वह खिलाड़ी जो आराम से छिपकर अपनी जान बचा सकता था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद क्यों की? यह बात श्याओ मेई को समझ नहीं आती। तभी जंगल से 3 और लोग बाहर आते हैं, वैज्ञानिक पति पत्नी और जोआना। वे बताते हैं कि वे अभी अभी एक खतरनाक लड़ाई से बचकर आए हैं। महिला वैज्ञानिक सदमे में होती है
और लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है। इसी दौरान दूर फिर से बिजली गिरती दिखाई देती है और हैरानी की बात, वह बिल्कुल उसी जगह गिरती है जहां पहले गिरी थी। अब श्याओ मेई को समझ आने लगता है कि इस मैदान में सब कुछ तय है। यह पूरा मैदान एक घड़ी की तरह बना हुआ है जिसे 12 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर समय एक खास हिस्से में एक खास आपदा आती है। रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे बिजली गिरती है 1 बजे, खून की बारिश होती है 2 बजे, जहरीली धुंध फैलती है 3 बजे, खतरनाक बंदर हमला करते हैं 10 बजे, समुद्र से विशाल लहरें उठती हैं। बाकी समय में क्या होता है यह अभी साफ नहीं है, लेकिन तभी जमीन अचानक जोर जोर से घूमने लगती है। डिजाइनर समझ चुके थे कि खिलाड़ी इस खेल का राज जान चुके हैं, इसलिए वे उन्हें भ्रमित करना चाहते थे। सब लोग जमीन को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्याओ मेई की ताकत जवाब दे देती है और वह पानी में गिर जाती है। कुछ देर बाद डिजाइनर इस घुमाव को रोक देते हैं। सौभाग्य से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता। थोड़ी देर बाद श्याओ मेई को जंगल में किसी अपने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे समझ आता है कि यह असली आवाज नहीं है, यह मॉकिंगजे पक्षियों की नकल है। चारों तरफ अपने प्रिय लोगों की आवाजें गूंजने लगती हैं। यह सब सुनकर श्याओ मेई टूट जाती है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन पीठ उसे शांत करता है और धीरे धीरे वह खुद को संभाल लेती है। फिर सभी लोग वापस किनारे पर आते हैं। तभी वैज्ञानिक एक योजना बनाता है। वह कहता है कि बिजली गिरने वाले पेड़ पर तार लपेटा जाए और उस तार का दूसरा सिरा समुद्र के पानी में डाला जाए। जब बाकी खिलाड़ी सामान लेने आएंगे तो उन्हें एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है। सभी लोग तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वैज्ञानिक अपने ज्ञान से पेड़ पर तार लगा देता है। फिर वह श्याओ मेई और जोआना को कहता है कि वे जाकर जाल तैयार करें, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं अचानक उन पर हमला हो जाता है। श्याओ मेई पलटकर लड़ने ही वाली होती है कि तभी जोआना पीछे से उसे मार देती है और उसके हाथ पर भी चोट पहुंचा देती है। जब श्याओ मेई होश में आती है तो देखती है कि सभी गायब हैं। अब उसे समझ आता है उसके अपने ही साथियों ने उसे धोखा दिया है। वह तुरंत वापस दौड़ती है पीठ को बचाने के लिए। वहां पहुंचकर देखती है वैज्ञानिक बिजली के झटके से दूर जा गिरा है और बेहोश पड़ा है। निक भी वहां आता है, लेकिन अब श्याओ मेई किसी पर भरोसा नहीं करती। वह अपना धनुष उठाकर सीधे निक पर निशाना साधती है। तभी निक की एक बात उसे सब कुछ समझा देती है। अचानक श्याओ मेई को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। अब आधी रात करीब आ चुकी होती है। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। श्याओ मेई तुरंत एक फैसला लेती है। वह तार को अपने तीर से बांधती है और सीधे आसमान की ओर तीर चला देती है। जैसे ही बिजली गिरती है वह पूरा झटका उस तीर के जरिए ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर पूरा आसमान, पूरा मैदान जैसे टूटने लगता है। वह अदृश्य छत जो इस खेल को बंद किए हुए थी चटक कर टूट जाती है। श्याओ मेई जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर में अब हिलने की ताकत भी नहीं बचती। कुछ पल बाद एक चमकदार रोशनी उस पर पड़ती है। एक उड़ने वाला जहाज नीचे आता है और उसे अपने साथ उठा ले जाता है। जब श्याओ मेई की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके पास ही वैज्ञानिक बेहोश पड़ा है। वह चुपचाप एक इंजेक्शन उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। उसका गुरु, निक और खेल का डिजाइनर तीनों साथ खड़े होते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। वह डिजाइनर दरअसल 13वें जिले से आया है जो दुनिया की नजर में गायब हो चुका था। असल में यह पूरा खेल शुरू से ही एक योजना का हिस्सा था। पहले और दूसरे जिले को छोड़कर ज्यादातर खिलाड़ी इस योजना के बारे में जानते थे। श्याओ मेई और पीठ को जानबूझकर इससे दूर रखा गया था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। अब बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। जिस खिलाड़ी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की थी वह भी इसी योजना का हिस्सा था। जब श्याओ मेई पानी में गिरी थी तो खेल को तुरंत रोक दिया गया था। यह भी उसी वजह से था। और जोआना ने जो उसके हाथ पर चोट मारी थी वह असल में उसके शरीर से ट्रैकर निकालने के लिए था। वैज्ञानिक जो बिजली वाला जाल बना रहा था उसका असली मकसद पूरे मैदान को नष्ट करना था। लेकिन दूसरे जिले के खिलाड़ियों ने उस योजना को बिगाड़ दिया और उसी अफरा तफरी में जोआना और पीठ को राष्ट्रपति पकड़कर ले जाता है। इसके बाद श्याओ मेई को 13वें जिले में ले जाया जाता है, एक ऐसा स्थान जो जमीन के नीचे छुपा हुआ है। वहां उसका दोस्त गेल उसे बताता है खेल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति ने 12वें जिले पर हमला करवा दिया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। बहुत कम लोग बच पाए, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन जिंदा हैं। अपने घर के उजड़ने की खबर सुनकर श्याओ मेई की आंखों में एक अलग ही बदलाव आ जाता
जाता है। अब एक असली लड़ाई शुरू होने वाली है। 13वां जिला, जिसे कभी पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, असल में जमीन के नीचे छुपकर जिंदा था। वहीं उसकी मुलाकात होती है विद्रोह की नेता कॉइन से। वह उसे बताती है कि हंगर गेम के बाद 7 अलग अलग जिलों में एक साथ विद्रोह शुरू हो चुका है और यह सब हुआ है श्याओ मेई की वजह से। उसकी हिम्मत और झुकने से इनकार करने की सोच ने लाखों लोगों को उम्मीद दी है। इसीलिए विद्रोहियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है, ताकि वह उनके लिए एक प्रतीक बन सके और बाकी लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल कर सके। लेकिन श्याओ मेई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता है, पीठ कहाँ है और वह सुरक्षित है या नहीं। उसके अंदर विद्रोह की आग जगाने के लिए गेल उसे उसके पुराने घर ले जाता है, लेकिन वहाँ जो वह देखती है वह उसे अंदर से तोड़ देता है। उसका पूरा इलाका खंडहर बन चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ जली हुई इमारतें और राख ही बची होती हैं। जमीन पर पड़े जले हुए शव एक डरावना सच बयान कर रहे होते हैं। यह सब देखकर श्याओ मेई टूट जाती है। उसे लगता है यह सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन तभी वह देखती है उसका अपना घर अब भी सही सलामत खड़ा है। अंदर एक फूलदान में एक सफेद गुलाब रखा होता है। इसका मतलब साफ है, राष्ट्रपति यहाँ आया था। यह एक चेतावनी थी। इसी बीच राष्ट्रपति पूरे देश में एक लाइव भाषण देता है। वह विद्रोहियों को देशद्रोही कहता है और सबके सामने कुछ लोगों को मार देता है ताकि डर फैलाया जा सके। कुछ समय बाद श्याओ मेई टीवी पर पीठ को देखती है। पीठ एक इंटरव्यू में होता है और वह बार बार श्याओ मेई का बचाव करता है। वह कहता है कि श्याओ मेई कभी विद्रोह का हिस्सा नहीं थी और लोगों से अपील करता है कि वे हथियार छोड़ दें। वह कहता है हिंसा से कुछ हल नहीं होगा, बल्कि हालात और खराब हो जाएंगे। यह सुनकर विद्रोही गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पीठ ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन श्याओ मेई को पूरा यकीन होता है पीठ ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, वह दबाव में है। उसे मजबूर किया गया है। पीठ को बचाने के लिए श्याओ मेई कॉइन के साथ एक समझौता करती है। वह मॉकिंगजे बनकर विद्रोहियों के लिए आवाज उठाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, विद्रोही पीठ और बाकी पकड़े गए लोगों को बचाएंगे और उनके सारे गुनाह माफ किए जाएंगे। श्याओ मेई को और मजबूत बनाने के लिए वे उसके पुराने टीम के एक सदस्य को भी वहां लाते हैं। वह अपने साथ एक खास चीज लाता है, उसके दोस्त यानी कपड़े बनाने वाले की आखिरी निशानी। उसमें एक मॉकिंगजे का बैज होता है और एक खास पोशाक जो उसके लिए बनाई गई थी। श्याओ मेई वह पोशाक पहनती है और एक नए रूप में सामने आती है। अब वह एक प्रतीक बन चुकी है। वह एक वीडियो शूट करने जाती है ताकि लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन एक समस्या होती है, वह कोई अभिनेत्री नहीं है। वह संवाद ठीक से बोल नहीं पाती, बार बार अटक जाती है और जब वह ठीक से बोल भी लेती है तो भी उसमें वह असर नहीं आता जिसकी जरूरत है। तभी उसका गुरु उसे सलाह देता है, अगर सच में लोगों को प्रभावित करना है तो बनावटी नहीं बल्कि असली जगह पर जाकर सच्चाई के साथ बोलना होगा। रवाना होने से पहले वैज्ञानिक उसके लिए एक नया हथियार तैयार करता है। वह उसके धनुष को और मजबूत बनाता है और तीरों के सिरों में अलग अलग खास ताकत जोड़ देता है। पूरी तरह हथियारों से लैस होकर श्याओ मेई अपनी टीम के साथ 8वें जिले पहुंचती है, जहां चारों तरफ युद्ध का माहौल होता है। एक अस्थायी अस्पताल में बेहिसाब घायल लोग पड़े होते हैं। यह दृश्य इतना दर्दनाक होता है कि श्याओ मेई के दिल में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते हैं, उनकी आंखों में फिर से उम्मीद जग जाती है। उसकी मौजूदगी ही उनके लिए हिम्मत बन जाती है। प्रेरित होकर लोग फिर वही विश्वास का इशारा करने लगते हैं। अब श्याओ मेई सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है। लेकिन यह बात ज्यादा देर छिप नहीं पाती। राष्ट्रपति को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जैसे ही श्याओ मेई और उसकी टीम वहां से निकलती है, पूरा अस्पताल बम से उड़ा दिया जाता है। अंदर मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचता। उस तबाही को देखकर श्याओ मेई के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठता है। उसके बाद उनकी बनाई हुई वीडियो तेजी से हर जगह फैल जाती है। लोग अब डरना छोड़ देते हैं। चाहे सामने पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक खड़े हों, वे फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और नीचे खड़े सैनिक उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल धमाका होता है और वे सैनिक खुद ही खत्म हो जाते हैं। इस तरह विद्रोहियों को एक बड़ी जीत मिलती है। लेकिन श्याओ मेई के दिल में सुकून नहीं होता। वह जानती है यह जीत उन मासूम लोगों की कुर्बानी पर टिकी है। उसका मन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उधर कई जगहों पर हो रहे विद्रोह को रोकने के लिए सरकार फिर से पीठ का इस्तेमाल करती है। वह टीवी पर आकर श्याओ मेई के वीडियो का मजाक उड़ाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह विद्रोहियों के हाथों इस्तेमाल न हो। स्क्रीन पर पीठ बहुत कमजोर
और थका हुआ दिखता है। श्याओ मेई समझ जाती है वह जरूर किसी दबाव या यातना में है। अपना असर और बढ़ाने के लिए श्याओ मेई वापस अपने पुराने घर 12वें जिले में जाती है। यही वह जगह है जहां उसकी और पीट की कहानी शुरू हुई थी। तभी एक मॉकिंगजे पक्षी उसके पास आकर बैठता है। कैमरामैन उसे सलाह देता है एक गाना गाओ ताकि यह पक्षी उसे हर जगह पहुंचा सके। श्याओ मेई गाना गाती है और वह गीत लोगों के दिलों में बस जाता है। धीरे धीरे वह गीत हर जगह फैल जाता है। अब लोग बिना हथियार के भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सीधे दुश्मन के बिजली घर की ओर बढ़ते हैं। आगे चलने वाले लोग गोली लगने से गिर जाते हैं, लेकिन पीछे वाले रुकते नहीं। वे आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि बम को अंदर तक नहीं पहुंचा देते। और फिर एक बड़ा धमाका होता है। पूरा बिजली घर नष्ट हो जाता है। सरकार का इलाका अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन वे तुरंत बैकअप बिजली चालू कर देते हैं और फिर से पीट को टीवी पर लाकर विद्रोहियों के खिलाफ बोलने लगते हैं। इसी बीच वैज्ञानिक अपनी हैकिंग तकनीक से टीवी प्रसारण को बीच में ही बदल देता है। अब स्क्रीन पर श्याओ मेई दिखाई देती है। उसे देखते ही पीट कुछ समय के लिए होश में आ जाता है। वह जल्दी जल्दी बताता है सरकार 13वें जिले पर हमला करने वाली है। वह उन्हें चेतावनी देता है जल्दी से सुरक्षित जगह पर छिप जाओ। कॉइन उसकी बात पर भरोसा करती है और तुरंत सबको भूमिगत शरण स्थल में भेज देती है। कुछ ही समय बाद वाकई बम वर्षक विमान आ जाते हैं, लेकिन उन्हें 13वें जिले का असली स्थान नहीं पता होता, इसलिए वे ऊपर ही ऊपर बम गिराते रहते हैं। किसी तरह विद्रोही इस हमले से बच जाते हैं। इसके बाद कॉइन फैसला करती है एक और वीडियो बनाया जाए ताकि बाकी लोगों को बताया जा सके कि उनकी मॉकिंगजे अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही श्याओ मेई बाहर आती है वह जमीन पर फैली सफेद चीजें देखती है। जमीन पर बिखरे हुए सफेद गुलाब। यह राष्ट्रपति की तरफ से आखिरी चेतावनी थी। संदेश साफ था, अगर श्याओ मेई ने विद्रोहियों का साथ देना जारी रखा तो पीट को मार दिया जाएगा। यह सुनकर श्याओ मेई का हौसला डगमगा जाता है। वह अब पीट की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। वह विद्रोहियों के लिए और वीडियो बनाने से इनकार कर देती है। तभी उसका गुरु उसके पास आता है और कहता है अब एक नया प्लान तैयार है। अब निक लाइव आकर भाषण देगा ताकि सरकार का ध्यान उसकी ओर रहे और उसी दौरान एक गुप्त टीम भेजी जाएगी पीट को बचाने के लिए। रात के अंधेरे में वह टीम चुपचाप राजधानी में घुस जाती है। वे प्रशिक्षण केंद्र में जाकर पीट और बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक सारी लाइटें जल उठती हैं। मतलब बिजली फिर से चालू हो चुकी है और उनका लाइव प्रसारण भी बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में सिग्नल फिर से चालू होता है। श्याओ मेई तुरंत राष्ट्रपति से गुहार लगाती है। वह कहती है कि पीट को छोड़ दिया जाए। वह अपनी हर गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन राष्ट्रपति पहले से ही सब समझ चुका होता है। वह तुरंत वीडियो बंद कर देता है। श्याओ मेई एक बार फिर निराशा में डूब जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक खुशखबरी आती है। बचाव दल पीट और बाकी बचे लोगों को लेकर सुरक्षित 13वें जिले में लौट आता है। गेल कहता है यह सब राष्ट्रपति की चाल भी हो सकती है। शायद उसने जानबूझकर उन्हें वापस आने दिया है। इसमें जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है, लेकिन फिलहाल उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्याओ मेई जब पीट को देखती है वह बहुत कमजोर और टूटा हुआ दिखता है। उसका दिल भर आता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पीट अचानक बेकाबू हो जाता है और श्याओ मेई का गला कसकर पकड़ लेता है। जब श्याओ मेई को होश आता है तो उसके गले पर गहरे निशान होते हैं। तभी उसे सच पता चलता है, पीट को दवाइयों से इस तरह बदल दिया गया है कि वह उसी इंसान को मारना चाहता है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यह राष्ट्रपति की खतरनाक चाल थी। उसने पीट को एक जिंदा हथियार बना दिया था श्याओ मेई के खिलाफ। उधर कॉइन पूरे विद्रोहियों के सामने घोषणा करती है कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन अस्पताल में बैठी श्याओ मेई के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह पीट को दर्द में तड़पते हुए देखती है और समझ नहीं पाती कि आगे क्या करना है। इसी बीच एक नई टीम राजधानी की ओर बढ़ती है। आगे रास्ते में खतरनाक मशीनगनें लगी होती हैं। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है वे गोलियों की बारिश शुरू कर देती हैं। किसी के लिए भी वहां से गुजरना नामुमकिन लगता है, लेकिन जब उन हथियारों की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो टीम आगे बढ़ती है। अब शहर के अंदर हर जगह जाल और खतरे छिपे हुए हैं। अगर उनके पास नक्शा ना हो तो एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है। टीम नक्शे के अनुसार आगे बढ़ती है। श्याओ मेई एक जगह तीर चलाती है और अचानक दोनों तरफ से आग की दीवार उठ खड़ी होती है। तभी कॉइन एक और चाल चलती है। वह पीट को भी युद्ध के मैदान में भेज देती है। कहने को तो यह दुश्मनों का मनोबल तोड़ने के लिए है, लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और होता है। वह चाहती है कि पीट श्याओ मेई को खत्म कर दे। टीम का एक सदस्य यह बात समझ जाता है। वह श्याओ मेई को सच बताता है। कॉइन ने शुरुआत से ही पीट को बचाना चाहा था, श्याओ मेई को नहीं, क्योंकि श्याओ मेई को काबू में रखना मुश्किल है। टीम आगे बढ़ती रहती है,
लेकिन अचानक एक नया जाल सक्रिय हो जाता है। टीम का एक सदस्य बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह नक्शे का कंट्रोल श्याओमेई को दे देता है और आखिरी चेतावनी देता है, किसी पर भरोसा मत करना। अभी सब संभल भी नहीं पाते कि एक और जाल चालू हो जाता है। चारों तरफ से तेल की बाढ़ उनकी तरफ आने लगती है। इसी अफरा तफरी में पीठ फिर से श्याओमेई पर हमला कर देता है। एक साथी उसे बचाने आता है, लेकिन पीठ उसे धक्का देकर उस बहते तेल में गिरा देता है। तेल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सभी जान बचाकर एक इमारत के अंदर भागते हैं और किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो वे दो साथियों को वहीं छोड़ देते हैं ताकि वे मदद आने तक इंतजार करें। बाकी लोग मिशन जारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही वे सामने वाली इमारत तक पहुंचते हैं, उन्हें चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया होता है। जहां उनके घायल साथी छिपे थे, वह जगह पूरी तरह तबाह कर दी जाती है। सौभाग्य से पहले फैले तेल की वजह से कैमरे ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए दुश्मनों को यह पता नहीं चलता कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पूरे देश में घोषणा कर देता है कि मॉकिंगजे टीम खत्म कर दी गई है। यह खबर सुनकर विद्रोही गुस्से से भर जाते हैं और भी ताकत के साथ राजधानी को घेर लेते हैं। टीम आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति के ठिकाने तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी 70 से ज्यादा गलियां पार करनी है और हर गली में इंसानों से ज्यादा जाल बिछे हुए हैं। तभी एक साथी सुझाव देता है कि वे नालों के रास्ते जाएं, क्योंकि उसे शहर के नीचे बने रास्तों की अच्छी जानकारी होती है। श्याओमेई अपने नक्शे से जांच करती है और वहां कोई जाल नहीं मिलता। सब लोग अंधेरे नालों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुरंग के मुहाने तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी साथी अंदर आता है, अचानक हमला हो जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा छोड़े गए खतरनाक बदले हुए छिपकली जैसे इंसान होते हैं। अब सबको लड़ते हुए पीछे हटना पड़ता है। दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। श्याओमेई के तीर लगभग खत्म हो जाते हैं। तभी उनका साथी एक रास्ता ढूंढ लेता है जिससे वे बचकर निकल सकते हैं। निक श्याओमेई को बचाने के लिए पीछे रुक जाता है। वह आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे खींचकर नीचे ले जाया जाता है। श्याओमेई मजबूर होकर एक बम फेंकती है ताकि उसकी पीड़ा खत्म हो सके। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और मेट्रो के रास्ते में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। एक साथी अचानक एक जाल में फंस जाता है और रोशनी की किरणों से कटकर खत्म हो जाता है। पीछे से जमीन फटने लगती है। तभी पीठ अचानक फिर से बेकाबू हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। श्याओमेई उसे एक हल्का सा चूमती है और जैसे ही ऐसा होता है, पीठ थोड़ी देर के लिए सामान्य हो जाता है। फिर एक साथी उन्हें रास्ता दिखाता है और वे एक दोस्त के घर में छिप जाते हैं। उधर राष्ट्रपति शहर के लोगों को अपने महल में बुला लेता है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। श्याओमेई इसे एक मौका मानती है। वह और गेल आम लोगों की तरह भेष बदलकर भीड़ के साथ राष्ट्रपति के महल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में सैनिक पहचान की जांच कर रहे होते हैं। जैसे ही वे पकड़े जाने वाले होते हैं, पीछे जोरदार धमाका होता है। विद्रोही शहर में घुस चुके होते हैं। दोनों तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन एक बख्तरबंद गाड़ी पलट जाती है और गेल को सैनिक पकड़ लेते हैं। श्याओमेई अकेली आगे बढ़ती रहती है। तभी आसमान से एक जहाज आता है और नीचे बहुत सारे सामान गिराता है। लोग उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह सामान नहीं, बम होते हैं। धमाके में कई मासूम लोग मारे जाते हैं। श्याओमेई भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसकी बहन की मदद करने वाली टीम पास ही है। वह उनकी तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि तभी एक और बम गिरता है। फिर जब वह दोबारा होश में आती है तो 2 दिन बीत चुके होते हैं। उसकी माँ की आंखें सब कुछ बता देती हैं। उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि विद्रोही युद्ध जीत चुके होते हैं, लेकिन श्याओमेई सब कुछ हार चुकी होती है। वह राष्ट्रपति के महल के पीछे जाती है, जहां वह उसे कैद में देखती है। अब वह कमजोर और बीमार हो चुका होता है। उसके पास रखे सफेद गुलाब उसकी बीमारी की बदबू छुपाने के लिए होते हैं, लेकिन वह एक सच बताता है। आखिरी बम हमला उसने नहीं करवाया था। उसका कहना होता है, जब वह पहले ही हार चुका था तो अपने ही लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं था। श्याओमेई यह सुनकर उलझन में पड़ जाती है। वह वापस जाकर गेल से सवाल करती है। गेल सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन श्याओमेई सब समझ जाती है। इसके बाद कॉइन खुद को नया नेता घोषित करती है और एक चौंकाने वाला फैसला सुनाती है। वह फिर से हंगर गेम शुरू करना चाहती है, लेकिन इस बार राजधानी के लोगों के साथ सब अपनी राय देते हैं। लेकिन आखिरी फैसला श्याओमेई के हाथ में होता है। सबको हैरानी होती है जब वह इस प्रस्ताव को मान लेती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, वह खुद पुराने राष्ट्रपति को सजा देगी।
फांसी का दिन आता है। श्याओ मेई काले कपड़ों में सबके सामने मंच पर पहुंचती है। भीड़ उसके नाम के नारे लगा रही होती है। वह अपना धनुष उठाती है और निशाना साधती है। सबको लगता है कि वह पुराने राष्ट्रपति को मारेगी, लेकिन अगले ही पल तीर चलता है और गिरती है नई राष्ट्रपति। उस पल श्याओ मेई को सच्चाई समझ आ जाती है। उसका असली दुश्मन कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि वह व्यवस्था थी जो हमेशा लोगों को आपस में लड़ाती रही। इसके बाद वह खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन पीठ उसे रोक लेता है। गुस्साई भीड़ पुराने राष्ट्रपति को मार डालती है। नई राष्ट्रपति की सत्ता भी खत्म हो जाती है। आखिरकार लोग मिलकर एक नया नेता चुनते हैं। कुछ समय बाद श्याओ मेई अपने पुराने घर 12वें जिले में लौट आती है। जब वह कमरे में जाती है तो अपनी बहन की पाली हुई बिल्ली को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती। वह पहली बार फूट फूट कर रो पड़ती है। कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभालने लगती है और सबसे बड़ी बात, पीठ भी वापस आ जाता है। दोनों एक शांत और सादी जिंदगी जीने लगते हैं। 3 साल बाद उनकी जिंदगी में 2 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद उन्हें आखिर समझ आता है सबसे कीमती चीज क्या है। एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जो सबसे मुश्किल से मिलती है।